ओके, सो हमने जो कल देखा था पहले वाला प्रोग्राम। ओके, उसमें जो हमने क्या किया था एज अ रिकैप, सेट सेट डॉट सिस्टम डॉट प्रॉपर्टी सेट किया, राइट। फिर उसके बाद हमने गेट वाला यूआरएल यूज किया था टू ओपन अ ब्राउजर एंड ओपन दैट यूआरएल। फिर उसके बाद हम अलग अलग ड्राइवर के जो ये हैं हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट मेथड्स, गेट टाइटल, गेट करंट यूआरएल। फिर उसके बाद हमने किया था कि हमने क्या किया, मेथड्स बनाई अलग अलग, लाइक एक टेस्ट केस बनाने के लिए। जैसे फर्स्ट टेस्ट केस था अपना कि मुझे करेक्ट यूआरएल भेजना है। ओके, जो भी हमारा डिफरेंट सिनेरियो रहेगा उसके अकॉर्डिंग। सो मतलब जस्ट हमें मेथड लिखनी थी और मेथड में हमने कुछ कोड डाला। ओके, तो ये जो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है, एक तो हम अगर हमने मेन के अंदर लिखा है, ओके, तो और हमारी मेथड मेन के बाहर होती है, तो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट हमें एक्सेस नहीं देता है, इसलिए उसको हमने एज ए पैरामीटर पास किया था। ओके, सो इसका सेकेंड वे ऐसे भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं सब इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, जो ठीक है, तो अभी हमने ये ड्राइवर का ऑब्जेक्ट पास किया था। ओके, तो हम इसको और अलग तरीके से लिख सकते हैं। ये अभी रहने दो। ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, इसको हम मतलब मेन के बाहर ले जा सकते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे लेके जाते हैं इसको, ओके, तो अभी ये हम विदाउट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो यहाँ पे इसको स्टैटिक बनाना पड़ता है। तो इससे क्या फायदा होता है कि हमें जब हम कॉल करते हैं कोई भी प्रोग्राम, तब हमें ये ड्राइवर की मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये ऑब्जेक्ट। यहाँ से भी मैं इसको निकाल देता हूँ। अब ये डायरेक्टली यहाँ से उसको उठा के यूज करेगा। ओके, सो सेम ही प्रोग्राम है, जस्ट हमने एक वेरिएबल को ये वाला जो होता है वो क्लास क्लास वेरिएबल बन गया। मतलब क्लास के अंदर लिखा है इसको, राइट। तो ये क्लास वेरिएबल होता है। अगर इसको हम कोई मेथड के अंदर लिखते हैं, जैसे मेन भी एक मेथड है, तो ये मेथड वेरिएबल बनता है। तो अलग अलग वेरिएबल के टाइप हमने जावा में भी देखे थे। ये होता है क्लास वेरिएबल, ये होता है यहाँ पे अगर करते हैं मेन के अंदर और कोई भी, ये भी एक फंक्शन है, इसके भी अंदर हम कोई सपोज वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, जैसे इंटीजर ए हो गया, तो इस वाले वेरिएबल को हम मेथड वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि ये मेथड के अंदर होता है। तो हर एक का स्कोप हमने देखा था जावा में, अगर मेथड में करते हैं तो मेथड का स्कोप यहाँ से चालू होता है तो यहाँ तक। ओके, उसका जो ओपन और करली ब्रैकेट रहेगा उसके अंदर ही उसको हम यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पे बाहर यूज करना है तो हमें एक तो उसको मेथड से पास करना है पड़ता है यहाँ से, जैसे हमने किया था वैसे टाइप। तो अभी हम सेलेनियम पे आते हैं। तो ये एक हमने फिर उसके बाद ड्राइवर का यूज करके हमने एक किया था कि फाइंड एलिमेंट किया था। जैसे हमारे ब्राउजर पे अलग अलग जो भी इनपुट्स होते हैं उसको फाइंड करने के लिए हम फाइंड एलिमेंट करते हैं, और उसका एक टाइप है कि कैसे उसको करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। तो वो था हमारा बाय डॉट, जो भी हम मेथड यूज करेंगे, हमने यहाँ पे एक्सपाथ यूज किया था। तो बाय डॉट एक्सपाथ और उसका वैल्यू, इनपुट वैल्यू। ओके, तो ये एक तरह का फाइंड एलिमेंट वर्क करता है। तो उसके पहले हम एक और सॉरी, ओके, तो बेसिक HTML भी आप पढ़ सकते हो। ओके,
तो इससे अगर आप बेसिक HTML का कुछ पार्ट पढ़ लोगे तो आपको और अंडरस्टैंडिंग आएगी कि ये वेब पेज जो होता है वो बैकएंड में कैसे, मतलब आपको कैसे नेविगेट करना होता है। तो ये उसका सैंपल कोड है। ओके, स्टार्ट स्टार्ट HTML बॉडी से होता है, एंड भी यहाँ पे ऐसे होता है। ओके, स्टार्ट और एंड, फिर उसके अंदर जो भी लिखना होता है वो होता है। जैसे अगर मैं इसको ट्राई आउट करता हूँ तो ये वेब पेज हमारा कैसे बनेगा वो यहाँ पे दिखेगा। ओके, ये जो ऐसे दिख रहा है, अगर आपने HTML का ये कोड लिखा है, ओके, तो आपके वेब पेज जो होगा वहाँ पे ये ऐसे दिखेगा। ओके, और यहाँ पे आप जो भी ऐड करोगे, अगर मुझे और एक ऐड करना है, इसको P मीन्स पैराग्राफ होता है। ओके, 1 2 3 करता हूँ, रन। तो ये ऐसे, तो ऐसे ऐसे कोड लिख के आपका जो भी एप्लीकेशन होता है, जैसे ये पूरा एप्लीकेशन हो गया, और जो भी आपका वेबसाइट होता है, अलग अलग वेबसाइट। ओके, तो हर एक वेबसाइट का कोड वैसे लिखा जाता है। तो सपोज ये वाला वेबसाइट है, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ओके, तो ये जो कोड यहाँ पे आपको मिलता है, जैसे ये HTML यहाँ पे चालू किया, यहाँ पे क्लोज किया, हेडर बॉडी ऐसे अलग अलग इनको टैग बोलते हैं HTML के। ओके, अभी हेडर में उन्होंने क्या लिखा है, एक डिव लिखा है, फिर उसके बाद और एक डिव है उसके अंदर, मतलब इसकी एक हायरार्की रहती है। ओके, तो आपको ये सब अगर शॉर्ट में पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। जैसे ये बेसिकली H मतलब हेडर, H1 H2 H3 ऐसा रहता है, फिर पैराग्राफ रहता है। ओके, तो जैसे आपने यहाँ पे देखा, अगर आप यहाँ पे हेडर देते हो ऐसे बड़ा बड़ा सा आता है, पैराग्राफ देते हो तो छोटा आता है। ओके, हेडर में भी आप अगर इसको 3 कर देते हो तो और छोटा हो जाएगा। ओके ओके, तो ऐसे बेसिक, फिर एलिमेंट्स। ओके, ऐसे H1 H2, फिर यहाँ पे उसके अलग अलग एग्जांपल दे रखे हैं। फिर उसके बाद होते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब जैसे एक टैग है, एंकर टैग बोलते हैं, जहाँ पे हम लिंक दिखाते हैं, हम जिस जो क्लिकेबल लिंक होती है ना, जैसे अगर यहाँ पे देखो तो ये एक लिंक है, इस पे जाने के बाद कर्सर ऐसे होता है कि यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसा बनाने के लिए HTML के लिए ये वाला कोड लिखते हैं, ये एंकर टैग बोलते हैं उसको। और उसके अंदर जो एलिमेंट पे हमें क्लिक करवाना है वो एलिमेंट यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद जो URL ओपन होना चाहिए वो URL यहाँ पे देते हैं। जैसे अगर मैं इसको ट्राई आउट करता हूँ, ये URL, ओके, ये ऐसे बनता है, ये विजिट 3 स्कूल। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये वाला ऐसे ब्राउजर पे ओपन होता है। तो आप जब भी कोई वेबसाइट पे जाते हो तो आपको ऐसे एलिमेंट मिलता है, तो ये बैकएंड में ऐसे डिजाइन किया होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये कहाँ पे है, ये है, देखो एंकर टैग है, ये वाला एलिमेंट जो हमें डिस्प्ले होता है, और जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज ओपन होता है। अब मैं इस पे ओपन करूंगा तो देखो ये वाला पेज ओपन हो जाता है। तो ऐसे टाइप में ये हो गया आपका एंकर टैग। वैसे ही अलग अलग एट्रीब्यूट्स रहते हैं, जैसे अगर कोई आपको इमेज दिखानी है ब्राउजर पे, तो इमेज का टैग यूज करते हैं, और इमेज का यहाँ पे पाथ दे देते हैं। जो भी आपके सिस्टम में इमेज होगा उसका पाथ देने के बाद फिर वो इमेज वहाँ पे दिखती है। जैसे देखो, इन्होंने इस वाले इमेज का पाथ दिया और उसका हाइट विड्थ कितना रखना है वो दिया, तो आपकी इमेज दिख गई। तो ये बेसिक इमेज, फिर उसके अलग अलग एट्रीब्यूट, फिर ये हाइट विड्थ भी उसके एट्रीब्यूट हो गए। ओके, सोर्स भी उसका एक एट्रीब्यूट हो गया। तो ऐसे आप एक बार थोड़ा थोड़ा ये HTML का देख लेना, थोड़ा इजी है वो ये वाला। ओके, तो इससे क्या होगा आपको, जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इजी होगा। ये डिव क्या होता है, डिव जैसे कोई बॉक्स है, बॉक्स होता है, मतलब बॉक्स टाइप होता है। जैसे ये वाला एंकर टैग को हमने ऐसे इस वाले बॉक्स में डाल दिया, फिर ये वाला बॉक्स इसमें डाल दिया। ओके, फिर ये वाला बॉक्स इसमें डाला। ये क्यों करते हैं बॉक्स बॉक्स, क्योंकि उसको वेब पेज पे एक सही जगह पे दिखाना है। ओके, ये अगर बॉक्स लिया तो क्या बोलते हैं, इसके अंदर एग्जैक्टली सेंटर में आना चाहिए। ओके, तो इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज हम, ओके, ये फूटर है, फूटर मतलब ये सबसे लास्ट में आना चाहिए वेब पेज के। और ये एक प्रॉपर्टी हो गई, फिर उसके बाद ये एक बॉक्स हो गया। ओके, और उस बॉक्स के अंदर ये लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, और एंकर टैग भी लिखा हुआ है। तो जब ये डिव बनाते हैं, फिर ये करेक्टली उनको ये करने के लिए, फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें ये भी लिखते हैं, जैसे प्रोग्राम भी लिखा होता है। फिर उसके बाद ये जो चेक बॉक्सेस है, जैसे ये हम क्लिक करते हैं ये वाला,
इनको इनपुट बॉक्स, चेक बॉक्स बोलते हैं। ओके, तो ये ऐसे चेक बॉक्स फिर बनते हैं, और जब हम इन पे कुछ क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी सेट हो जाती है। जैसे क्लिक्ड, यहाँ पे देखो मैंने क्लिक किया तो ये क्लिक से हो गया। फर्स्ट वाले का ये है, सेकेंड वाले का ये है, उसका टाइप इनपुट है। फिर ये एक और एक फॉर्म में, जैसे बॉक्स के टाइप उसको फॉर्म भी बोलते हैं, ड्यू अलग होता है, फॉर्म अलग होता है, बट ये करेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए बनाते हैं। फिर इस वाले बॉक्स फॉर्म में इन दोनों को डाला हुआ है कि, और उसके ऊपर एक हेडर दिया हुआ है H3। ये अगर मैं इसको अगर चेंज कर देता हूँ, बैकएंड में उनके सिस्टम पे चेंज नहीं होता, ये हम हमारे यहाँ पे हम थोड़ा बहुत चेंज करके इसको देख सकते हैं। फिर इन सबको इस वाले ड्यू में डाला हुआ है, और फिर ये सबसे बड़ा ड्यू, और फिर यहाँ पे एक एंकर टैग है जो हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे है। ओके, क्योंकि उसका कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है शायद यहाँ पे। अगर मैं इसको कुछ वैल्यू डालता हूँ, ओके ठीक है, ये कुछ तरीके से, हाँ ये वाला है, ये फॉर मी फॉर गिटहब जो लिखा हुआ है ना, वो है ये। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद वो हाईलाइट होता है, जिस पे भी जाओगे वो वहाँ पे हाईलाइट होगा। ओके, फिर ये बड़ा वाला बॉक्स, फिर उसके ऊपर ये ऊपर वाला हेडर का बॉक्स। ओके, उसमें अभी कुछ ज्यादा दिया हुआ नहीं है। ओके, और सबसे ऊपर एक हेडर होता है। बॉडी मीन्स ये पूरा का पूरा जो बॉडी होता है, जो यहाँ से लेकर आपको नीचे तक जो भी दिखता है यहाँ पे, वो सब आपको बॉडी में लिखना होता है। ओके, बॉडी के अंदर होता है। फिर उसके बाद कुछ हेडर्स, अलग अलग टैग होते हैं हेडर में, मुझे भी इतना ज़्यादा पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है, बट हेडर्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें चाहिए वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। और एक HTML टैग यहाँ पे चालू, यहाँ पे ये क्लोज। ओके, तो आप कौन से भी वेबसाइट पे जाओगे, अगर मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, तो आपको सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, ये बॉडी का एलिमेंट, हेडर। ओके, फिर बॉडी में अलग अलग ड्यू, इसमें भी हेडर, ड्यू, फुटर, फुटर में नीचे वाला पार्ट। ओके, और अलग अलग ड्यू के अंदर उन्होंने अलग अलग ये हायरार्की में दिया होता है, जो भी उनको अलग अलग दिखाना है। ओके, जैसे ये पैराग्राफ, सेक्शन, हेडर। ओके, यहाँ पे जस्ट टेक्स्ट है, तो ये ऐसे टेक्स्ट सब उन्होंने दिखाए हुए हैं। ओके, जो भी यहाँ पे लिखा होता है, जैसे अभी आप देखो, अगर इतना सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सब इस पैराग्राफ में है। ओके, इसलिए वो यहाँ पे दिख रहा है, और ये पैराग्राफ इस सेक्शन के अंदर है, ये आर्टिकल हो गया, ये ड्यू ड्यू हो गया। ओके, ऐसे करके उसकी हायरार्की होती है, और वहां पे वो प्लेस करते हैं। ओके, तो आपको फिर इस ये जो होता है पूरा स्ट्रक्चर, इसको डॉम स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट मॉडल से आपको आपको कोई भी एलिमेंट चाहिए, जैसे आपको सपोज लॉगिन पे क्लिक करवाना है, तो आप उस पे जाओगे, इंस्पेक्ट करोगे, और यहाँ पे देखना ये लॉगिन का बटन आ गया। इसकी ये सब प्रॉपर्टीज है। ये एंकर टैग है, ए वाला टैग, इसको टैग बोलते हैं, एल आई टैग। फिर इसके अंदर ये अलग अलग ये है। जब हम इसको इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला URL ओपन होगा, http app coderpad.io। ओके, ऐसा आपको क्लिक करने के पहले ही यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख सकते हो कि इस पे क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे दिखता है आपको। ओके, और इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए फिर ये जो उसकी प्रॉपर्टीज है अलग अलग, वो यूज होती है। अभी हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्म बिल्डर ओपन करते हैं। ये वाला आपने ओपन किया क्या, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, प्लगइन आपने इंस्टॉल किया आपके सिस्टम पे, फॉर्म बिल्डर? नहीं सर, नो। हाँ, अच्छा, ये इंस्टॉल कर लो हाँ जब सर आपको किया है, मतलब। लेकिन अच्छा, वो दिख नहीं रहा है वहाँ। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सब एक्सटेंशंस दिखती है। ओके, जब आपने किया होगा तो यहाँ पे आता है। अब इस पे क्लिक करोगे तो ये ऐसा ओपन हो सकता है, बट यहाँ पे इसका कुछ इतना है नहीं। तो आपको देखना कहाँ है इसको, एक तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, राइट क्लिक, तो एक तो यहाँ पे आना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ से डायरेक्टली ये कॉपी कर सकते हो, जो हम यहाँ से कॉपी करते हैं वो यहाँ से कर सकते हो। और ये वाला विंडो अलग होता है थोड़ा, जो आप अगर मैं अगर यहाँ इसको इस वाले फॉर्मेट में लाता हूँ,
एलिमेंट में गए, एलिमेंट में जाना पड़ता है, एलिमेंट में फिर यहाँ पे वो ये वाली विंडो होती है स्टाइल लेआउट वगैरह। ओके, ये जो लेआउट है यहाँ पे भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है, तो मुझे भी इतना डीप में अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसका कि ये सब कुछ कैसे चलता है, बट हमारे ऑटोमेशन के लिए जितना काफी है उतना हम उतना बेसिक हम सीख सकते हैं। तो ये यहाँ पे चेक करना कि आपका आ रहा है या नहीं। हेलो, यस, ऑप्शन है ना वो, हमारे यहाँ ऑप्शन नहीं आता। आना तो चाहिए। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, सॉरी, अब मैं इसको रिमूव फ्रॉम क्रोम कर देता हूँ। ओके, रिमूव, मैं इसका नया टैब खोलता हूँ कोई और इसी को क्लोज कर देता हूँ। इस पे जाता हूँ। ओके, यहाँ पे अभी मुझे भी नहीं आ रहा है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। ये उसका प्लगइन हो गया। ओके, क्रोम में आया, यहाँ पे मैं एक्सटेंशंस, यहाँ पे ऐड टू क्रोम आएगा। ओके, अभी मैंने ऐड टू क्रोम किया, ऐड एक्सटेंशन। ओके, ये पहले डाउनलोड होगा। अभी मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है शायद, तो फिर उसने ये डायरेक्टली इंस्टॉल कर लिया। डाउनलोड पे आता है तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फिर रिमूव फ्रॉम क्रोम करके आएगा। ओके, अभी आप यहाँ पे, तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ दिखता है, बट ये वाला बटन आता है क्या आपके पास एक्सटेंशन का? हाँ, शुरुआत है। हाँ, तो यहाँ पे अभी आप एक बार चेक करना कि देखो मेरा यहाँ पे अभी दिख रहा है। अगर आपको ये ऊपर दिखाना है तो आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हो। ओके, फिर एक बार ब्राउजर रिस्टार्ट करके भी देखना, अगर नहीं आ रहा होगा तो। फिर अगर आप इंस्पेक्ट करते हो, वहाँ दिखता है सर, लेकिन वो एलिमेंट्स यहाँ में पे, नहीं दिखता है। अच्छा एक हाँ, मिनट। वहाँ नहीं दिखता है। ओके, इसको मैं क्या करता हूँ, नीचे लेके आता हूँ ये वाला। ओके, अभी मेरा भी नहीं दिख रहा है। ओके, तो मैं अभी इसको क्लोज करता हूँ एक बार, रिफ्रेश, वापस से इंस्पेक्ट करता हूँ। मुझे लगता है एक नया ब्राउजर का विंडो खोल के देखता हूँ मैं। इंस्पेक्ट किया मैंने, क्योंकि उसको लोड होने में देखो अभी आ गया। न्यू वो वाला विंडो था ना करंट, इसलिए वहां पे नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने उसको, आप एक बार ये वाला भी ट्राई करना एक बार। अगर नहीं आ रहा है तो फिर एक बार देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रहा है, बट नॉर्मली आना चाहिए। ओके ठीक है, सर। नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। ये जो फॉर्म बिल्डर ये वाला तो आ रहा होगा ना ये, और यहाँ अभी पे एक सर बार मेरे देख। पास लैपटॉप नहीं है, अच्छा अच्छा, नेटवर्क का नहीं, प्रॉब्लम है, मैंने हाँ, मोबाइल पे ज्वाइन किया है। अच्छा नहीं तो फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शन होगा, मैनेज मैनेज वगैरह करके, उसमें कहीं पे सेटिंग ऑन ऑफ, अगर ये ऑफ रहा होगा, ओके, बाय डिफॉल्ट ऑफ ऑन, ये वाला सेटिंग एक बार चेक कर लेना। ओके, एक्सटेंशंस में जाके। ओके सर। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हाँ, ऐसे करके आपको प्लगइन्स और जो भी एलिमेंट है वो ढूंढने हैं। तो एक, सॉरी, ओके, ये लास्ट टाइम, हाँ, हमने बाकी के लोकेटर्स थोड़े थोड़े देखे थे, जैसे आईडी नेम वगैरह डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं, एक्सपाथ कैसे वर्क होता है। एक्सपाथ में अलग अलग सिनेरियोज होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, बहुत एलिमेंट्स आपको डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, तो उनको थोड़ा मतलब ऐसा होता है ना कि आपके अगर घर है और आपके मतलब वहाँ पे बहुत सारे घर हैं और मतलब आइडेंटिकल घर है सब। ओके, और आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सा घर है, जैसे रो हाउसेस है,
तो जब तक आप रो हाउस का नंबर नहीं दोगे, अगर ऐसे नहीं बोलोगे कि लेफ्ट से फिफ्थ वाला है, ओके, ऐसे करके अगर बाहर कुछ लगाया हुआ नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा इशू जाता है। तो हमें क्या करना होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि नियर टू दिस टेम्पल ऐसे करके है, तो वैसे रिलेटिवली हम यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए एक्सपाथ में अलग अलग हम वेज हैं वो देखते हैं। एक बार एक्सपाथ होता क्या है, जैसे एक्सपाथ हम लिखते हैं ना, एक्सपाथ इक्वल टू, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो डबल स्लैश से, आपने देखा होगा डबल स्लैश। तो डबल स्लैश का मीनिंग होता है कि ऊपर वाले स्किप कर दो। जैसे अगर सबसे पहले आपका हेरारकी कहाँ से स्टार्ट होगा, ये अगर हम यहाँ पे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, ओके। तो सबसे पहले आपका हेरारकी बॉडी से स्टार्ट होता है, ओके, बॉडी, फिर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे। बट हम इतना बड़ा देने मतलब देंगे तो बहुत बड़ा उसका एड्रेस हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट यूज करते हैं। डायरेक्टली जहाँ पे हमें पता है कि ये div टैग है और इनपुट टैग है, तो हम डायरेक्टली इनपुट से स्टार्ट करते हैं, ओके। फिर ये क्या करता है, पूरे इसमें इनपुट सर्च करता है, फिर उसके एट्रीब्यूट्स मैप उसको चेक करता है, क्योंकि उसको पूरा का पूरा सर्च करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ये होता है आपका सेलेक्ट करंट नोड। फिर उसके बाद जो भी टैग है, जैसे div, मेन, हेडर, और इनपुट के लिए इनपुट टैग होता है, फिर चेकबॉक्स के लिए इनपुट होता है और चेकबॉक्स होता है ड्रॉप डाउन के लिए, जैसे ये पैराग्राफ के लिए पी टैग हो गया। तो आप एक बार मैं ये करूंगा कि गो थ्रू एक बार HTML वाला टैग, ओके, उसमें जस्ट आपको ऊपर ऊपर से ही देखना है कि ये होता क्या है, अलग अलग टैग्स की नेम्स क्या होते हैं, ओके। तो ये इमेज टैग हो गया, फिर अलग टेबल का भी टैग होता है, ओके। ये टेबल आपको अगर दिखाना है HTML में, तो ये टेबल टैग, फिर उसके बाद जो रो है, रो के लिए TR TD ऐसे करके यूज होता है। तो आप एक बार इसमें देख लेना कैसे कैसे चलता है ये सब, ये, ओके। और उसके फिर एट्रीब्यूट्स, जो हमने एट्रीब्यूट्स देखे थे कि स्टाइल, क्लास, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो जो भी एट्रीब्यूट हमें यूनिक लगता है, उस एट्रीब्यूट से हम बोलते हैं। जैसे अगर कोई घर है, उसको बताने के लिए हम बोल सकते हैं कि उसका कलर रेड है और उसका 2 स्टोरी होम है, ओके, और कंपाउंड है, उसको बाहर ये झाड़ लगाया हुआ है, ऐसे हम डिस्क्राइब करते हैं ना, वैसे ही हमें इसको भी, ये उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो भी हमें डिस्क्राइब करने होते हैं कि जो यूनिकली हम उसको बता सकें कि ये एलिमेंट पे हमें काम करना है, ओके। तो ये टैग नेम हो गया, जो भी टैग नेम है, फिर ये एट्रीब्यूट, और उसके आगे हम @ लगाते हैं कि @ ये एट्रीब्यूट और उसका इक्वल टू ये वैल्यू, ओके। अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं इस पे। जैसे ये टैग नेम एट्रीब्यूट वैल्यू, तो हमने जो यूज किया था, इनपुट टैग नेम था, एट्रीब्यूट नेम था, और नेम इक्वल टू यूजर नेम, ओके, ये वाला हमने यूज किया था। फिर अलग अलग होते हैं, जैसे आईडी, क्लास नेम, ये जो हमने देखा था, इतने सारे लोकेटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेटर्स होते हैं, ओके। तो अगर आपको पूछेंगे कि कौन से डिफरेंट टाइप के लोकेटर्स आप यूज करते हो टू फाइंड एलिमेंट, ओके, इन लाइक इन सेलेनियम, तो आप बोलोगे आईडी, नेम, क्लास नेम, लिंक टेक्स्ट, एक्सपाथ, CSS, ओके। और सबसे फास्ट कौन सा है, अगर आईडी और नेम यूनिक होता है तो ये सबसे फास्ट वर्क करता है, और लिंक टेक्स्ट। फिर उसके बाद एक्सपाथ थोड़ा स्लो वर्क करता है, क्योंकि इसमें हम रिलेटिव पाथ बताते हैं, उसको थोड़ा कंपटीशन, सॉरी, डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस और कंप्यूटेशंस होती हैं उसमें, इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। फिर उसके कंपेयर टू, मतलब सबसे पहले आईडी आएगा, नेम, लिंक टेक्स्ट, क्लास नेम, फिर CSS, फिर एक्सपाथ, हो गया। तो फिर एक्सपाथ को थोड़ा ज़्यादा डीप में देखते हैं कि क्या क्या होता है। उसमें 2 टाइप होते हैं, एक एब्सोल्यूट एक्सपाथ, एक रिलेटिव एक्सपाथ। जो एब्सोल्यूट एक्सपाथ मतलब क्या, पूरा का पूरा HTML से स्टार्ट करके जहाँ तक आपका
एलिमेंट है वहां पे आपको पूरा एड्रेस देना होता है। ओके, जैसे आप एड्रेस लिखते हो कि इंडिया, फिर आपका स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर विलेज नेम, जो भी रहेगा वो ऐसे पूरा अगर आप दोगे तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। ओके, तो ये देखो HTML हम आपको मैंने दिखाया था कि HTML से स्टार्ट होता है। HTML के अंदर बॉडी होती है, फिर उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो एलिमेंट अप टू द एंड। अगर ये पूरा आप दिखाते हो तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एक्सपाथ। ओके, ये ज्यादा यूज भी नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि इसमें बहुत लंबी स्ट्रिंग लिखनी पड़ती है। और सेकेंड होता है रिलेटिव एक्सपाथ। तो रिलेटिव जैसे आपने कोई आपके सिटी का कोई बंदा है, उसको बताना है आपका एड्रेस, तो आप थोड़ी ना इंडिया महाराष्ट्र जो भी स्टेट वगैरह से बताते रहोगे, राइट। तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि जो भी एरिया में आप रहते हो, जैसे शिवाजी चौक ऐसे कुछ, तो आप उसको बोलते हैं। फिर ये डबल स्लैश यूज करना पड़ता है डायरेक्टली आपके आपका नियर वाला एरिया, फिर ऐसे करके आप पूरा बता दोगे। तो इस टाइप के एड्रेस को बोलते हैं रिलेटिव एक्सपाथ। तो एक्सपाथ के दो टाइप है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ओके, सो ये एक बेसिक हमने देखा था। फिर उसके बाद और कुछ और एग्जांपल जैसे इनपुट टाइप, ये आईडी, ये ऐसे ऐसे करके। और अगर आपको कभी कभी अगर चेंज हो रहा है इनपुट है या लेबल है, ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ पे स्टार भी यूज कर सकते हो। ओके, ये चीज आपको कंफ्यूजिंग है और हमेशा अगर बदलती रहती है वेबसाइट पे, तो स्टार क्लास नेम इक्वल टू बार, जो भी है बोरॉन। ओके, ऐसे भी आप लिख सकते हो। मोस्ट प्रेफर वे कि आप ये इनपुट है या क्या है टैग नेम यहाँ पे लिखो, नहीं तो फिर आप स्टार भी कर सकते हो। बट मेन यही है कि जब यहाँ पे आप फाइंड करते हो और कोई भी एक्सपाथ यहाँ पे डालते हो, तो यहाँ पे 1/1 आना चाहिए यहाँ पे नीचे। ओके, मतलब वो यूनिकली फाइंड हो रहा है। और एक होता है कंटेंट्स। ओके, ये बेसिक वाला हो गया। फिर कंटेंट्स का ये ज्यादा करके यूज होता है। ओके, जैसे अगर मुझे ये पी टैग फाइंड करना है, ओके, मैं पी बोलता हूँ, तो इस पूरे इसमें बहुत सारे पी टैग है, 154 पी टैग्स है। ओके, बट मैं अभी एक, जैसे अगर मुझे जो चाहिए, मैं क्या करता हूँ, सपोज मुझे ये कंटेंट्स वाला चाहिए। ओके, ये वाला एलिमेंट मुझे ढूंढना है, तो मैं इसके अंदर जाऊंगा, यहाँ पे कंटेंट्स लिखा हुआ है। ओके, ये एंकर टैग है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ए कर देता हूँ। ओके, फिर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कंटेंट्स और ओपन और क्लोज ब्रैकेट लिखा हुआ है। तो कंटेंट्स मतलब एक टेक्स्ट ढूंढो। ओके, टेक्स्ट लिख सकते हो और टाइप लिख सकते हो, जो भी है। जैसे अगर कंटेंट्स आईडी लिखा है, ओके, तो आईडी से भी सर्च कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आईडी इक्वल टू कंटेंट्स है, तो ये भी काम नहीं कर रहा है। मैं एक बार टेक्स्ट के साथ करके देखते हैं। ऐसे होता है, मतलब कभी कभी ये होता है कि आप डालते हो, फिर काम करेगा नहीं करेगा इसकी कुछ गारंटी नहीं है। फिर ये आप इसलिए यहाँ पे एक बार, अभी इसका एक्सपाथ यहाँ से भी मुझे नहीं मिल रहा है सही से। कभी कभी अभी ये टेक्स्ट है ना, तो एक्सपाथ, ये वाला एक्सपाथ बिल्डर भी मुझे सही से नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। ओके, ऐसे भी होता है क्योंकि यहाँ पे पूरा टेक्स्ट ही है। तो मैं उसको और इसे देखता हूँ। अभी ये टैग एट एंकर टैग है, उसके अंदर है, तो उसके बाहर वाला H3 भी एक टैग है, तो मैं वो भी यूज कर सकता हूँ। क्या हो गया, कंटेंट्स एट द टेक्स्ट इक्वल टू
ये id इक्वल टू id से काम कर रहा है क्या, एक बार देखते हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट डेली ये है प्रैक्टिस इसमें कि आपको सही से ये फाइंड करते आना चाहिए। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, ये हो नहीं रहा है। ओके, हाँ अभी एक एक वाला चल गया मेरा। आपको ये डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करके देखना। जैसे अभी ये एंकर टैग, इसका आईडी इक्वल टू कंटेंट्स है। ओके, तो ये ऊपर वाला तो मेरा सही से चल गया, तो मैं ये वाला यूज करूंगा, ये वाला फॉर्मेट। ओके, अभी कंटेंट्स वाला क्या सिंटैक्स है कि कोई भी आपको टेक्स्ट और कुछ चेक करना है कि वो उसमें होना चाहिए। जैसे मैं अगर अभी यहाँ पे चेक करता हूँ, H3 है, कंटेंट्स आईडी इक्वल टू, ये वाला भी यहाँ पे सही से काम नहीं कर रहा है। तो अगर आप कहीं और भी अगर इसको ट्राई करके देखते हैं। ओके, इंस्पेक्ट करता हूँ इस पेज से। ओके, ये वाला सिंटैक्स में लेके जाता हूँ। ओके, अभी सपोज मुझे ये जावा का फाइंड करना है लोकेटर, तो ये वाला पाथ है। यहाँ पे क्या है, टाइटल इक्वल टू एट्रीब्यूट टाइटल पे सर्च करता हूँ, कंटेंट्स टाइटल इक्वल टू जावा ट्यूटोरियल। अभी ये यहाँ पे चल रहा है। ओके, कंटेंट्स मतलब एक कोई भी एलिमेंट है, उसके अंदर एक टैग है जिसका वैल्यू ये है। ओके, ऐसे करके। और उसके बाद अगर मैं टेक्स्ट करता हूँ, टेक्स्ट, तो ये ऐसे काम नहीं कर रहा है। टेक्स्ट वाला चेक नहीं करता, ये टैग उसको चाहिए यहाँ पे। कंटेंट्स टेक्स्ट, ये भी एक है, देखते हैं। फिर अभी नेक्स्ट वाला और देखते हैं। जैसे अलग अलग आपको सब पता होना चाहिए, फिर आप अलग अलग पे ट्राई करोगे तो ये चलता है या नहीं चलता है। ओके, तो अभी क्या है, कंटेंट्स जो भी एट्रीब्यूट नेम और उसका वैल्यू हम चेक कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद इसमें हम और कंडीशन भी डाल सकते हैं, मतलब अलग अलग। एक तो टाइप इक्वल टू सबमिट होना चाहिए और नेम इक्वल टू ये होना चाहिए। मतलब अगर दो एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम सेम है तो आप और उसमें प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो इसमें, ऐसे करके। जैसे अभी देखो, लॉगिन और रिटेस्ट। ओके, लॉगिन बटन का टाइप सबमिट है, इसका टाइप रिटेस्ट है, और उन दोनों का वैल्यू और नेम ऐसा है। तो आप दो प्रॉपर्टी दे रहे हो यहाँ पे, टाइप इक्वल टू सबमिट और नेम इक्वल टू बटन रिटेस्ट। तो ये एक मेथड हो गई। फिर इसके बाद स्टार्ट्स विद, ये स्टार्ट विद कितना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा करके यूज होता है टेक्स्ट, जो मैं अभी बोल रहा था कि हमें टेक्स्ट फाइंड करना है। ओके, तो अभी मैं सेम करता हूँ। ओके, ब्रैकेट में मैंने लिखा टेक्स्ट, ये मेथड टाइप है, और मैंने यहाँ पे इक्वल दिया, ये ब्रैकेट निकाल दे रहा हूँ, फिर भी नहीं चल रहा है। H3, और मुझे ये वाला चाहिए था कि एटलीस्ट कोई फंक्शन कुछ भी मैप हो, बट ये यहाँ पे सही से काम नहीं कर रहे। हम अलग दूसरे वेबसाइट पे एक बार ट्राई करते हैं। अभी हमें ये चाहिए था कि जिसमें जावा लिखा हुआ है। ओके,
और ये मैं सर्च करता हूँ, जैसे एंकर टैग है टेक्स्ट इक्वल टू जावा। ओके, तो अभी उसने सही से उसको कैप्चर कर लिया। तो जिस जो आपको ऊपर पे दिख रहा है उसके नाम से अगर आपको करना है, जैसे जावा ओके, तो फिर इसने ये जावास्क्रिप्ट वाला हाईलाइट किया। तो ऐसे टेक्स्ट के नाम से हम इसको सर्च कर सकते हैं। तो यही है, ये एक्चुअली ट्राई एंड एरर वाला किस्सा है कि आपको अलग अलग पता होना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट इसमें आता है कि हम एक, अगर आपको एलिमेंट पता है उसके एलिमेंट से हम दूसरे एलिमेंट पे कैसे जा सकते हैं। ओके, जैसे अभी आपने कुछ एलिमेंट सर्च कर लिया, एक आपको मतलब पता है कि आपके बाजू में कुछ एक टेम्पल वगैरह है और उसके बाजू में वाला आपको पॉइंट किसी को एड्रेस करके बताना है। तो उसके लिए ये करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट है फॉलोइंग करके। ओके, फॉलोइंग मतलब जैसे कि इसके बाद वाला। ओके, तो एक टेक्स्ट लिया और उसके बाद बोलना पड़ता है स्लैश स्लैश फॉलोइंग इनपुट। ओके, तो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं, इस पे देखते हैं। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, ये आपको जावास्क्रिप्ट ये वाला मिल गया। ओके, फिर इसके बाद मैं बोलता हूँ कि फॉलोइंग सर म्यूट हो गया है सर आपका। हाँ ओके, सो ये उस पे काम नहीं कर रहा था, हम इस पे देखते हैं। ओके, सो ओके फॉलोइंग इनपुट, तो मैं अभी क्या करता हूँ, पहले अगर मुझे यहाँ पे ये चेकबॉक्स का आईडी ढूंढना है। ओके, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखूंगा कि ये इनपुट है। ओके, और मैं फिर यहाँ पे इनपुट लिख दूंगा, इनपुट ब्रैकेट्स। अभी मुझे, अगर मैं इनपुट लिखता हूँ ओके, तो यहाँ पे देखो कि दो आ रहे हैं आपके, 1 आउट ऑफ 2। अगर यहाँ पे आप ये नीचे ऊपर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये दो इनपुट आपको मिल रहा है। अभी इन दोनों में से आपको यूनिक चाहिए। ओके, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इसमें से आपको अगर चेक करना है यूनिकली कौन सा चाहिए, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट मिल रहा है, देखो। ओके, चेक बॉक्स 1 चेक बॉक्स 2। तो अगर मैं यहाँ पे अगर प्रॉम्प्ट बिल्डर से लेता हूँ कुछ वैल्यू, फॉर्म बिल्डर नहीं दे रहा है क्या, वर्क नहीं कर रहा है शायद मेरे यहाँ पे, क्योंकि वो हमने इस पे इंस्टॉल नहीं किया था ना। मैं न्यू विंडो खोलता हूँ। ठीक है, अभी मैं इस पे जाके एक्सपाथ इंस्पेक्ट उसने इनपुट 1 दिया। ओके, अभी ये दो इनपुट है, तो ए बी एरे जैसा उन्होंने ट्रीट किया है, इनपुट 1 इनपुट 2। इनपुट ओनली इनपुट लिखा है, दो आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं 1 और 2 करूंगा तो 2। ओके, ऐसे भी वन मेथड है, आप यूनिकली ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको चेक बॉक्स को आइडेंटिफाई करना है उस नेम को, तो वो नेम है हमारे फ्रॉम के अंदर, फ्रॉम आईडी इक्वल टू चेक बॉक्सेस। ओके, बट आपको ये चाहिए,
यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि नॉर्मल ऐसी टेक्स्ट लिख दिया है यहाँ पे। ये टेक्स्ट किसी टैग के अंदर नहीं आ रहा, ये पूरा का पूरा फॉर्म के अंदर ये दो टेक्स्ट लिखे हुए हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे अगर रिलेटिव पाथ यूज नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ओके ठीक है, कर सकते हैं फिर भी, ठीक है। अभी ये फॉर्म है, ओके। और आपको ये पता नहीं था कि जैसे इनपुट दो आपको मिल गए, आपको ये पता नहीं था कि इसको 1 और 2 करना है, ओके। मतलब पता भी है, फिर भी आपको सपोज ये मिल नहीं रहा है, तो आप एक तो ये कर सकते हो कि पहले आपने चेक बॉक्स को आइडेंटिफाई कर लिया ऊपर वाले, ओके, चेक बॉक्सेस। तो इसके अंदर ये पूरा आता है। फिर सॉरी, फिर उसके अंदर आप डायरेक्टली ऐसे इनपुट लिख सकते हो, ओके। तो चेक बॉक्स इस फॉर्म के अंदर आपके इनपुट है ऐसे। तो आपने यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर लिया, ओके। और फिर आपने इसको 1 लिखा है, तो मतलब यहाँ से आप ये ऐसे नॉर्मली ट्रैवल हो गए, ओके। तो सेकेंड वे आपको ट्रैवलिंग के लिए है फॉलोइंग, फॉलोइंग इनपुट ऐसे भी आप लिख सकते हो डायरेक्टली, मतलब ये लिखना है नहीं लिखना है, बट ये एक्चुअली काम भी आता है। एक बार देखते हैं यहाँ पे, इसको मैं इनपुट करता हूँ, ओके। सो ये सब एक एल आई के टैग के अंदर ये चीजें हैं सब लिखी हुई है, ओके। तो सपोज आपने, मैं इसको फाइंड करता हूँ पहले, एक्सपाथ, ओके, मुझे ये मिल गया, ओके। तो मैंने अभी मुझे नेक्स्ट वाला चाहिए, ओके। ये एक टैग मैंने सेलेक्ट किया, एल आई टैग, जिसके अंदर चैलेंजिंग डॉम ऐसे लिखा हुआ है, ओके। फिर मैं उसके इसमें जाता हूँ और उसका फॉलोइंग एल आई लेता हूँ, मतलब उसके बाद वाला, ओके। तो अगर मैं उसके और उसके यहाँ पे फॉलोइंग एल आई डाल दूंगा, तो उसके उसके फिर उसके बाद वाला, ओके। फिर ऐसे करके हम इसको नंबर भी दे सकते हैं कि उसके बाद वाला फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, अगर आपको मतलब ये सब एलिमेंट है, ओके। जैसे यहाँ पे डायनेमिक 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 लिखा हुआ है, ओके। बट सपोज मैं अभी इनको क्या करता हूँ, सॉरी, ओके। आपके पास कुछ ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे ऐसे समझ लो कि ये आपको वेबसाइट पे ऐसे है, तीन तीन बॉक्सेस हैं, उन सब का डायनेमिक डायनेमिक लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे जाओगे, ओके, डायनेमिक डालोगे तो आपको 3 वैल्यूज मिल रहे हैं, ओके। तो ऐसे टाइप में अगर आपको कहीं पे ये करना है कि आपको नेक्स्ट वाला वैल्यू चाहिए उसके, तो आप फॉलोइंग ये यूज कर सकते हो, ये लाई करके, ओके। तो इसका शॉर्टकट ये भी है, ये फॉलोइंग नहीं लिखा तो भी चलता है, डायरेक्टली आप ये लाई लिख दोगे। ये क्या होता है, जैसे इस यल पे है, तो देखो ये पहले क्या कहाँ था, यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा था। जब आप डबल स्लैश डालते हो, ओके, और कुछ लिखते हो उसके अंदर, तो इसके चाइल्ड में जाता है ये ऐसे, ओके, अगर डायरेक्ट लिखते हो तो, ओके। और इसका सेकंड शॉर्टकट ये है कि डबल स्लैश डबल, तो फिर ये क्या होता है, उसके अपर हायरार्की में चला जाता है अगर आप डबल स्लैश ये करते हो तो।
ये फर्स्ट से स्टार्ट कर देगा, ये ऐसे, मतलब ये शॉर्टकट है थोड़ा, ये आप अभी रहने दो। जस्ट ये याद रखो कि ये फॉलोइंग करने के बाद आपको नेक्स्ट उसके बगल वाले इसमें चले जाते हो, ये लाई में जाते हो, और नॉर्मली आप इसके बाद स्लैश स्लैश करके जाते हो तो उसके चाइल्ड में चले जाते हो। ओके, यहाँ से यहाँ ऐसे अंदर जाओगे। अगर उसका पैरेलल वाला आपको चाहिए तो आपको फॉलोइंग यूज करना है। और ये फॉलोइंग से हम नीचे आते हैं, फिर ये एक सेकेंड उसका अपोजिट होता है एंसेस्टर। ओके, उसका ऊपर वाला चला गया। अभी अभी अगर मैं, ये कहाँ था पहले? ओके, ये यहाँ पे था सपोज, और मैं इनकी वैल्यू वापस से चेंज कर देता हूँ। ए क्यू है सपोज, ये किस पे, ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है सेकंड पे। ओके, अगर मैं इसको एंसेस्टर बोलता हूँ, ये ऊपर जाना चाहिए। ओके, ऊपर में कोई भी आप उसकी वैल्यू दोगे तो वो वहां पे चला जाएगा। अगर मैं ड्यू देता हूँ तो इसके ऊपर वाला जो ड्यू था वहां पे चला जाएगा। पेरेंट के कोई भी आप जो भी ड्यू आप लिखोगे, जो भी आप जैसे भी लिखोगे, जैसे ए टैग लिख देता हूँ, तो ऐसे ऊपर 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 चला जाएगा, ऊपर में चेक करेगा। और ये फॉलोइंग जो होता है वो उसके नीचे में चेक करता है, फॉलोइंग में। और एक हमने देखा था फिर चाइल्ड कैसे ढूंढते हैं। जैसे चाइल्ड का तो डायरेक्टली ये शॉर्टकट है, जैसे आप ये है और ये करते हो तो इसके अंदर वाले एलिमेंट को फाइंड करने चला जाता है। तो इसका अगर पूरा आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, चाइल्ड डबल कोलन जो भी आपका चाइल्ड एलिमेंट है वो। कि फिर ये होता है प्रीसीडिंग भी एक होता है। अच्छा ये है शायद। हम्म, ये उसके ये भी जैसे एंसिस्टर था, एंसिस्टर क्या करता है, ऊपर की हायरार्की में चला जाता है, सबसे ऊपर में जो मिलेगा वहां पे। और प्रीसीडिंग क्या करता है, ये भी ऊपर की हायरार्की में चेक करता है। तो ये डिपेंड अपॉन आपके एप्लीकेशन पे है। जब आप आपके एप्लीकेशन पे जाके ट्राई करोगे तब आपको ये एक एक करके पता चलेगा कि आपका लोकेशन कौन सा फाइंड हो रहा है। ओके, और यहाँ पे भी आपको चेक करना है कि कितना यूनिकली आपको मिल रहा है। तो ये जस्ट अलग अलग उसके टाइप्स है कि कैसे हम एक एक इनपुट के वहां से दूसरे इनपुट तक जा सकते हैं। तो ये भी है फॉलोइंग सिबलिंग्स, मतलब जैसे सिबलिंग भाई टाइप होता है। जैसे इनपुट इनपुट एक ही हायरार्की में है, जैसे यहाँ पे एल आई एक ही हायरार्की में है। जैसे फॉलोइंग भी वर्क कर रहा था, कभी कभी आपको ये भी यूज करना होता है, फॉलोइंग सिबलिंग। तो ये भी सेम ही तरीके से वर्क करता है। जैसा हम देखते हैं एक बार ये कैसे वर्क करता है। कि अगर मैं ओनली फॉलोइंग लिखता हूँ, फॉलोइंग एल, तो मुझे ये पूरे के पूरे 31 रिकॉर्ड मिल रहे हैं। मतलब इस एल के बाद कितने एल कमांड आपके पास अवेलेबल है वो सब दे देता है। बट अगर सेम वे अगर आप ये लिखते हो, ये भी वही कर रहा है एक्चुअली, ये यही इशू है। आपको डिपेंडिंग अपॉन आपका एप्लीकेशन ये क्या बिहेव करता है। मुझे एक्चुअली क्या चाहिए था कि इसके बाद वाला ही उसने देना चाहिए, बट ये सब टैग दे रहा है एक्चुअली। तो फिर अगर आपको फिर भी चाहिए तो आपको फिर इसके बाद ए लिख के आपको फिर उसका टेक्स्ट लिखना पड़ता है कि उसके अंदर क्या चाहिए आपको एग्जैक्टली exactly। एग्जिट, आप जैसे उसके बाद अगर आपका ए टैग में अंदर क्या लिखा हुआ है वो लिखोगे तो तब जाके ये यूनिकली फाइंड करता है।
तो ये थोड़ा प्रैक्टिस का ही ये है आपको। सेम वे पेरेंट का भी है, आप आपके जो भी आपका करंट एलिमेंट है उसके पेरेंट पे वो जाएगा। सेल्फ है, डिसेंडेंट है, फिर से डिसेंडेंट मीन्स आपके फॉलोइंग जो है उसके ऊपर जाएगा। ओके, कुछ कुछ सेम सेम कमांड है, ये डिपेंड करता है कि आपके एप्लीकेशन पे कौन सा वर्क होता है और कौन सा वर्क नहीं होता है। तो आप एक बार मैं ये वाला लिंक देता हूँ, आप एक बार आपकी वेबसाइट पे ट्राई कर सकते हो, और जब जब मतलब आप काम करोगे किसी प्रोजेक्ट पे तब आपको पता चलेगा कि यार ये वर्क नहीं हो रहा है, तो फिर मैं अलग अलग मेथड कौन सी यूज कर सकता हूँ टू करेक्टली फाइंड। ओके, और हम कुछ एग्जांपल जैसे अगर हम देखते हैं CSS सेलेक्टर कैसे वर्क करता है यहाँ पे। ओके, ये भी फिर ये डायरेक्टली हमें प्रॉपर्टीज पे ही काम करता है, जैसे हाइपर लिंक डाउनलोड। ओके, इसमें प्रॉपर्टी पे ज्यादा फोकस रहता है CSS सेलेक्टर में, और इसमें एक्सपाथ में ज्यादा करके उसकी वैल्यूज पे ज्यादा फोकस रहता है। वैल्यूज ये भी हम एक्सपाथ से ले सकते हैं, HRF, बट ये ऐसे वर्क करता है। और सेम वे फिर आप एक कर सकते हो, आप अगर कोई एप्लीकेशन, जैसे ये भी एक एप्लीकेशन है जो हम देख रहे थे। ओके, आप इसमें इस एप्लीकेशन पे जाना एज अ होमवर्क टाइप आप कर सकते हो, और सपोज यहाँ पे ऐड और रिमूव वाला है। ओके, यहाँ पे जाओगे, उस पहले आपको जाना पड़ेगा इस लिंक पे। ओके, फिर यहाँ पे आप इसका ऐड और रिमूव का एलिमेंट का एक्सपाथ फाइंड करोगे यहाँ से। ओके, और फिर इस पे क्लिक करवाओगे विद द हेल्प ऑफ ऐसे एलिमेंट फाइंड करके डॉट क्लिक। फिर उसके बाद आपको ऐड एलिमेंट का एक्सपाथ फाइंड करना है। ओके, ये भी सिंपल वाला ही है। फिर आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये बटन मिलेगा, फिर आप इस पे क्लिक करवा सकते हो ऐसे। ओके, जितना क्लिक करोगे उतना ही आएगा, फिर उसके बाद आप इस पे क्लिक करवा सकते हो। तो आप ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हो, और इसके अंदर और भी अलग अलग टाइप के कंट्रोल्स हैं, जैसे अगर आपको चाहिए कि चेक बॉक्स भी डायरेक्टली है, बट ड्रॉप डाउन का अगर आपको चाहिए। ओके, ड्रॉप डाउन के लिए एक चीज कर सकते हो कि पहले सबसे पहले ये जो फर्स्ट दिख रहा है आपको, ओके, ड्रॉप डाउन, उस पर क्लिक करवाना है। फिर उसके बाद ये आपको प्रॉपर्टीज दिखने लग जाएगी। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, आप ऑप्शन 1 पे जाके राइट क्लिक करते हो तो ये ऐसे चला जाता है। ओके, इसका एक्सपाथ आपको डायरेक्टली नहीं मिलता, जैसे अभी मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं मिल रहा है। तो सेकेंड वे ये भी है कि आप सपोज यहाँ से जा रहे हो तो भी आपका ये चला जाता है। तो आपको करना क्या होता है, सेलेक्ट टैग होता है, एक्चुअली सेलेक्ट टैग यूज करते हैं ड्रॉप डाउन दिखाने के लिए HTML में। ओके, और उसका आईडी ड्रॉप डाउन है और उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं HTML में जाता हूँ, फाइंड, और HTML सेलेक्ट, ये ऐसे वर्क करता है। जब भी आपको ड्रॉप डाउन दिखाना होता है, आपको सेलेक्ट है उस ड्रॉप डाउन का नेम और उसके अंदर कितने वैल्यूज आते हैं वो आप ऐसे लिख सकते हो। अब मैं इसको ट्राई आउट करता हूँ तो देखो ये उसका सेलेक्ट टैग का नाम हो गया कार, और उसके अंदर ये इतनी वैल्यूज आपको दिखेगी। देखो ये ऐसे। तो जब भी आपका HTML इम्प्लीमेंट किया जाता है तो आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम सेलेक्ट टैग यूज होता है। तो वो डिपेंड होता है कि आपके डेवलपर ने कौन सा कोड यूज किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये टैग यूज होता है। तो आप इस पे वर्क करने के लिए फिर आपको देखना है कि यहाँ पे ऑप्शन में क्या हुआ है, फिर ऑप्शन से आप वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, और मतलब एज एक्सेस लेके आप कर सकते हो कि सेलेक्ट ड्रॉप डाउन वैल्यू फ्रॉम विथ सेलेनियम। ओके, आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको कोई ट्यूटोरियल मिल जाएगा, फिर उसके जाके अंदर आप देख सकते हो कि कैसे कर रखा है। ओके, ये ये एक ड्रॉप डाउन का एलिमेंट फाइंड किया। ओके,
न्यू सेलेक्ट ड्राइवर डॉट एलिमेंट फाइंड, ये एक बार वो हो गया। फिर उसके बाद आप डायरेक्टली जो भी आपका ऑब्जेक्ट बना है सेलेक्ट का, सेलेक्ट डॉट सेलेक्ट, अभी क्या होता है अगर आप HTML में सही से देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर अलग अलग वैल्यूज हैं। एक होता है वैल्यू, ओके, ये वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हो, ये आपको UI पे नहीं दिखेगा। यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ इसको, ओके, यहाँ पे आपको क्या दिखता है, ये दिखता है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो ये दिखता है। तो ये हो गया उसका टेक्स्ट, ओके। ये आपका ड्रॉप डाउन का टेक्स्ट होता है, ये वैल्यू होती है, ओके। तो इस वैल्यू से भी आप फाइंड कर सकते हो, इस टेक्स्ट से भी आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे उसके लिए अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। विजिबल टेक्स्ट मतलब कहाँ गया, विजिबल टेक्स्ट मतलब ये टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट क्या है उस पे आप सर्च कर सकते हो, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, जो भी आप नाम दोगे तो वो ड्रॉप डाउन में अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, ओके। तो ऐसे करके आप थोड़ा सर्च करना कि अगर आप ये वाला ट्यूटोरियल फॉलो करते हो, ओके, स्टार्टिंग से, तो आप कुछ कुछ चीजें स्किप कर सकते हो, जैसे ये रहने दो, ऑथेंटिकेशन का और ब्रोकन इमेज रहने दो, ओके। चैलेंजिंग डॉम, इस पे भी आप कुछ चीजें फाइंड करके क्लिक वगैरह कर सकते हो। फिर उसके बाद चेक बॉक्सेस, एक ये करना, चेक बॉक्सेस वाला, ऐड रिमूव बटन का चेक करना, फिर ये ड्रॉप डाउन का, ओके। और जितने भी जैसे भी आपको मतलब प्रैक्टिस करनी है ना, जैसे अभी ड्रैग एंड ड्रॉप है, ओके। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब क्या है, इसको ड्रैग करके इसमें डालना है, इसको ड्रैग करके इसमें डालना है। तो ये भी चीजें हम UI पे करते हैं, राइट। मेनी टाइम आपने देखा होगा कि हम कुछ चीजें ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं UI पे। अगर ऐसी चीजें आपको करनी है तो फिर से मतलब आप ले सकते हो, मतलब यहाँ पे नॉर्मल डैरनेस ड्रैग एंड ड्रॉप वैल्यूज से लेने। तो ऑलरेडी सब बहुत लोगों ने कोड लिखा होता है, जस्ट आपको जाके वो टाइप का कोड देखना है कि इसको कैसे किया हुआ है लोगों ने पहले। तो ड्रैग एंड ड्रॉप के अगर आप देखोगे तो एक, अभी हम ये सब देखेंगे, ओके। अभी ये एक्शन एक्शन क्या होता है, सॉरी सॉरी ड्रॉप डाउन के लिए उन्होंने सेलेक्ट वाला क्लॉज यूज किया था, सेलेक्ट सेलेक्ट बाय वैल्यू, ये वो सब। फिर एक्शन के लिए उन्होंने एक एक्शन वाला एक ये है क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और एक्शन के साथ हमें ऑलरेडी एक मेथड मिलती है ड्रैग एंड ड्रॉप की, ओके। फिर इसमें दो दो चीजें आपको देनी होती है, दो लोकेटर, ओके। दो लोकेटर मीन्स कौन से, एक ए वाले बटन, ये जो है बॉक्स, उसका आपको लोकेटर फाइंड करना है, ओके। और सेकंड इसका, तो मैं बोलता हूँ कि आपको अभी ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला रहने दो, ये हम एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसमें से आप जो ट्राई करोगे, मैं आपको लिख के देता हूँ, सेलेक्ट सेलेक्ट वाला ट्राई करो, मतलब कौन सा, चेक बॉक्स। फिर उसके बाद ऐड और रिमूव एलिमेंट। अगर इसमें जितने भी ऑप्शन है ना वो सब आप ट्राई करोगे तो आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है यहाँ पे, ओके। इनपुट्स, कि यहाँ पे आपको इनपुट डालना है कुछ भी, ये लेकिन अच्छा यहाँ पे नंबर नंबर ही इनपुट ले सकते हो, तो नंबर आप डाल सकते हो कोई भी। तो ये इनपुट, ओके। तो ये तीन ट्राई करो आप पहले। अगर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हो इजीली, ऐड और एलिमेंट, जो एलिमेंट मिल रहा है उस पर अगर आप क्लिक कर सकते हो तो आप, मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि सेलेनियम पे कैसे काम करते हैं। तो ये सब हमें एक एक करके हम देख सकते हैं, ठीक है। फिर आज के इसमें कुछ डाउट है आपको, तो आपको एक तो था एक्सपाथ का ट्यूटोरियल में वो लिंक देता हूँ, आप उस पर थोड़ा पढ़ के थोड़ा प्रैक्टिस करना। और ये दो एलिमेंट है वो सेलेनियम पे जाके जस्ट आपको
एलिमेंट फाइंड करके उसके ऊपर क्लिक, इनपुट में तो सेंड कीज ऐसे पास करना है। ओके, तो अगर आपको कोई डाउट आ रहा तो मुझे पूछ सकते हो, और थोड़ा बहुत ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हो। ओके, चलो सर, ये ऑफलाइन नहीं हो सकता क्या? ऑफलाइन का भी देखना पड़ेगा। बीच में वो कोविड का आया था तो हमारे ऑफिस वालों ने तो अभी मना ही किया था आने के लिए, पर देखते हैं। आप एक बार ट्राई तो करो इसको, ये थोड़ा जावा से भी सिंपल है थोड़ा, आप अगर एक बार ट्राई करोगे तो। हेलो सर। हाँ, ये सर सर से बाहर अरे नहीं, जब तक आप करोगे नहीं ना, स्टार्टिंग में लगता है थोड़ा ये, बट आपको सब कुछ यूज नहीं करना होता है। मतलब एक तो आपको, जैसे मैंने बताया यहाँ पे, आपको बस ये वैल्यू चेंज करनी है। ओके, और ज्यादा करके मैंने जो बताया कि सेंड कीज यूज करना है और क्लिक यूज करना है। ओके, मतलब सेंड कीज यूज होती है जब सेंड करना है, तो आप डायरेक्टली आपका कोड यहाँ से यहाँ पे ही लिखना चालू कर दो। ये एक बार यूआरएल आ गया, फिर उसके बाद आपका यूआरएल लॉन्च हो जाता है। फिर उसके बाद आपको बस ये कोड रिपीट करना है, एलिमेंट फाइंड करना है, एलिमेंट पे कुछ एक्शन करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला एलिमेंट फाइंड करना है, उसके ऊपर एक्शन करना है। ऐसे आप जस्ट ट्राई करो। ये वाला कोड दिया है, और बाकी का मैंने जो आप दो बताया, उसमें आपको क्या करना है, इस वेबसाइट का यूआरएल देना है, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, और जस्ट यहाँ पे जाके, अभी तो ये सिंपल है, आपको अगर यहाँ पे जाके फॉर्म बिल्डर में एक्सपाथ, ओके, तो ये डायरेक्टली आपको ये वैल्यू मिल जाती है। ये आपको जस्ट ये वैल्यू जाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है, आपका ये बन जाता है। ओके, ये आपका बन गया। फिर इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डॉट क्लिक, तो ये क्लिक हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर क्लिक होने के बाद अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ये वाला आ जाता है। फिर इसका एक्सपाथ फाइंड करना है, गो टू एक्सपाथ, यहाँ पे देख लेते हैं, 1 आ रहा है। फिर इसी चीज को आप नीचे कॉपी पेस्ट कर लोगे। अरे इसका शॉर्टकट था पर ठीक है, मैं भूल गया। ओके, इसी को कॉपी पेस्ट करना है, ये यहाँ पे डाल दो, और इसका नाम चेंज कर दो कुछ और उसके ऊपर वो और डॉट क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, हो गया। मतलब अभी तो आपको डॉट क्लिक ऑपरेशन का ही मैं बोल रहा हूँ ना। और अगर इनपुट वाला जाना है, ओके, सपोज इनपुट पे करना है, ये इनपुट पे था, इसका भी आपको यहाँ से ही डायरेक्टली एक्सपाथ, इसका एक्सपाथ बन गया, उसके ऊपर भी क्लिक करवाना है। बट फिर आपको, इसलिए मैंने बोला था कि ये वाली मेथड अगर आप लिखोगे अलग अलग, और एक प्रोग्राम एक के लिए लिखोगे, जैसे फर्स्ट प्रोग्राम आपने इनपुट के लिए लिखा, हर एक के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिख दो आपके हिसाब से। ओके, मतलब 3 यहाँ पे क्लासेस बन जाएगी, न्यू क्लास। ओके, फर्स्ट इनपुट के लिए, और उसमें बस ये जावा का पूरा इतना कोड कॉपी करके इनपुट, जैसे मैं अभी इनपुट का करके दिखा था आपको। ओके, इसमें मैं आया, ये प्रोग्राम सर सेंड कर दीजिए। हाँ मैं एक इनपुट का करके आपको सेंड करता हूँ, आप बाकी के 2 करना। ओके, अभी ये यूआरएल आपको कौन सा देना है, कहाँ गया वो, ओके, ये यूआरएल देना है आपको, ये यहाँ से उठाया था इसलिए मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, इन दोनों की जरूरत नहीं है फालतू। यहाँ पे मेन क्लास नहीं लिखा था, मैं मेन का भी डाल देता हूँ, मेन मेथड नहीं लिखी थी मैंने। कि ये मेन के अंदर आपका ये कोड आ गया, आपका यहाँ पे ब्राउजर लॉन्च हो गया। फिर उसके बाद
ये दो ही हैं आपके पास अभी के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, इनपुट पे क्लिक करना था। ओके, इनपुट, फाइंड इनपुट, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, एक्सपाथ, यहाँ पे मैंने एक्सपाथ डाल दिया। इसका नाम क्या था, इनपुट, मतलब जो भी रिलेवेंट नाम है वो आप दे सकते हो यहाँ पे। फिर ये क्या करेगा, इनपुट पे क्लिक कर देगा। नेक्स्ट क्या करना था, अभी मैं खुद से जाके इनपुट पे क्लिक कर रहा हूँ, नेक्स्ट ये आ रहा है तो इस पे जाके एक्सपाथ, तो यहाँ पे भी एक्सपाथ लिख देता हूँ, डाल, इसको निकाल देता हूँ, पुट 1, और सेंड की उसने बोला है, सेंड की मैं भेजता हूँ नंबर्स। ओके, जस्ट ट्राई करते हैं कि ये चलता है कि नहीं। फिर उसके बाद एक कर सकते हो कि लास्ट में ये ड्राइवर डॉट क्लोज एक मेथड, मतलब वो क्लोज कर दिया हमने इसको। फिर रन, लेट्स सी क्या होता है। अभी आपका क्रोम पे चलेगा, नहीं तो सेम वे आप इसको इस पे भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे कुछ एरर आया था शायद, यहाँ पे अगर ये फास्ट चल रहा है तो एक कर सकते हो कि ड्राइवर डॉट वेट, और यहाँ पे कुछ नंबर डाल दो बड़ा सा। तो ट्राई कैच में ऐड किया है क्योंकि ये एक्सेप्शन थ्रो करता है। ओके, अभी जस्ट इसको रन करके देखते हैं। क्योंकि वो फास्ट एग्जीक्यूट होता है ना, तो अब हम ये अगर इस किसी पे क्लिक करता है तो वो हमें दिखता भी नहीं है कभी कभी। देखो अभी इनपुट पे गया, इसने डाल भी दिया था, लास्ट टाइम हमें पता ही नहीं चला कि उसने डाला था। अभी ये क्यों रुका हुआ है, क्योंकि मैंने इसको वेट बोला है यहाँ पे, तो ये मिली सेकेंड्स में होता है। तो 500 मिली सेकेंड करता हूँ, 5 सेकेंड के लिए रुकेगा। ओके, अभी ये बड़ा था तो इसलिए ज्यादा टाइम तक रुकेगा। ओके, तो मैं ये कोड भेज देता हूँ आपका। अगर फायरफॉक्स है तो आप जस्ट यहाँ पे फायरफॉक्स का 2 लाइन डाल दो, बाकी का कोड सेम ही रहेगा। ओके, तो आपको फिर बाद बाद में इस पे जस्ट ट्राई करो कि आप कितने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो या नहीं कर सकते। फेल हो रहा है तो फेल हो रहा है, कुछ दिक्कत नहीं। चेक बॉक्स है सबसे पहले करना। ओके, इस पे जाके एक्सपाथ पेस्ट, ये एक्सपाथ मिला, इस पे क्लिक करो, दोबारा क्लिक करो तो ये चला जाएगा ऐसे। अगर आपको बीच बीच में कोड को कहाँ कहीं पे भी रुकाना है, ओके, जितना भी आपको वेट रुकाना है, तो आप जस्ट ये इतना वाला कोड कॉपी करके इसके अंदर भी डाल सकते हो। सॉरी, ओके, यहाँ पे मैं 1 सेकेंड के लिए कोड को स्टॉप करूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं 2 सेकेंड के लिए कोड को स्टॉप करूंगा। ऐसे कर सकते हो। अगर आपको ये ट्राई कैच पूरा नहीं लिखना है, ओके, मैं इसको ये करता हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन आए थे मुझे, थ्रो डिक्लेरेशन। ओके, इसने यहीं पे एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, मतलब बाहर, हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर अगर ये कर देते तो आपका कोड थोड़ा अच्छा दिखता है। तो फिर ये वेट आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सपोज मैं 1 सेकेंड के लिए रुकूंगा, यहाँ के मैं 2 सेकेंड के लिए रुकूंगा। ओके, तो मेरा शायद अभी ऑफिस का टाइम हो गया है, आप जस्ट ट्राई करो। दो 1 सेकेंड रुका, 1 सेकेंड या पता नहीं कितना रुकता है वो, मैंने 1000 मिली सेकेंड बोला है। और कभी कभी फेल भी हो जाता है, ऐसे नहीं कि यूआई का एप्लीकेशन का ये है कि इलीगल। ओके,
तो ठीक है, आप 1-2 बार उस पर ट्राई करना, ये पुराना भी हो सकता है। ओके सर। ठीक है, मैं ये कोड भेज देता हूँ। ठीक है, थैंक यू।